चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कवरेज रेशियोज के बारे में। कवरेज रेशियो क्या होते हैं? सर ये नाम तो आपने पहले बताया ही नहीं था। अरे एक्चुअली क्या है, जो आपके लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं उसी का एक पार्ट है कवरेज रेशियो, है ना। तो कुछ अलग नहीं है खास, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का ही पार्ट ये है ना। ठीक है, बस अलग से पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा इनका जो वेराइटी है वो अलग टाइप का है। ठीक है, इनको स्टार्ट करने से पहले हम इनकम स्टेटमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट पर ही बेस्ड हैं ये सारे रेशियोज। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है भाई? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसमें से इंटरेस्ट रिड्यूस कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आता है उसमें से सबसे पहले जो पे करते हैं वो हम करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को। तो जो बचता है उसे हम कहते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या? इक्विटी डिविडेंड। ध्यान से, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में से हम इक्विटी डिविडेंड माइनस कर देंगे तो आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। ठीक बात है। चलो एक बार इसको अमाउंट लिखकर समझ भी लेते हैं। सपोज आपका जो सेल्स है वो है 10 लाख, आपका वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 4 लाख। फिक्स कॉस्ट 1 लाख, तो आपका ईबीआईटी आ गया 3 लाख। मान लीजिए इंटरेस्ट है आपका 1 लाख कर देते सपोज। ठीक है, तो ईबीटी कितना आ गया? 2 लाख आ गया। टैक्स है 30%, तो 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, तो ये बचेगा 1,40,000। प्रेफरेंस डिविडेंड सपोज अपन पे कर देते हैं 40,000। ठीक है, तो कितना बचा? 1 लाख। EAES। अब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है? 1 लाख। और इक्विटी डिविडेंड सपोज हमने पे करा कितना? सपोज हमने पे करा 70,000। ठीक है, 0.70 लैक्स। तो रिटेन अर्निंग कितनी बच गई आपकी? 30,000 या 0.3 लैक्स, है ना। तो आपका वैसे EAES था 1 लाख, पर आपने पूरा का पूरा इक्विटी डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा, आपने 70,000 ही बांटा, तो रिटेन अर्निंग आपका है जो बचा 30,000, है ना। सर अब इनका यूज क्या है आप समझते हैं ना। कवरेज रेशियो क्या काम करने वाले समझते हैं। पहले तो आप ये दिमाग में बिठाइए कि कवरेज रेशियो जैसा नाम है वैसे ही काम होने वाला है, कवर करने वाले रेशियोज हैं। जैसे अपने लिए एक छतरी होती ना, छतरी एक तो बेहद खतरनाक छतरी बनाता हूं मैं, है ना। ये छतरी है और ये आप हो। आप क्या हो? आपके लिए छतरी ने कवर करके रखा है। मतलब अगर पानी गिरेगा ऊपर से तो जो छतरी है वो आपको पानी लगने से बचा लेगी। कहीं ना कहीं छतरी आपके लिए कवर का काम कर रही है। सर इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है मुन्ना कि आपका जो कवर है वो ऊपर होता है और जिसको कवर करना है वो नीचे होता है। ये आप हैं, ठीक है, आपको कवर करना है, इसलिए ये जो छतरी है कवर का काम करती है ना। आप सिंपल पेन को उठा लीजिए, पेन क्या करता है भाई? पेन ऊपर लगा देना, मतलब जो पेन के ऊपर हो वो कवर कहलाएगा उसका, है ना। ओके, तो एक दिमाग में रखना, कवर हमेशा कहाँ होगा? ऊपर होगा, वो न्यूमरेटर बनेगा, और जिसको कवर करना है वो डिनोमिनेटर बनेगा, है ना। तो चलो ना, क्यों ना इस बात को लिख दिया जाए। ठीक है, यहां लिख देता हूं कवर, ये हो गया आपका न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? जिसको कवर करना है, जिसको कवर करना है। ठीक है, जिसको कवर करना है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है साहब, समझ में आ गया इतना तो, है ना। अब शुरू करते हैं रेशियोज को। तो भाई सबसे पहला जो हमारा रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। इसे एक और नाम क्या दे सकते हैं हम? ICR, है ना। सो और करके लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ICR। ओके, अब ये क्या होता है भाई? किसको कवर करने की बात हो रही? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब इंटरेस्ट को कवर करने वाला रेशियो। ठीक है, इंटरेस्ट को कवर करने वाला रेशियो। तो कवर किसको करना है? इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट को नीचे लिखेंगे भाई, जिसको कवर करना है वो नीचे आता है, तो इंटरेस्ट को नीचे लिख दिया। अब इंटरेस्ट का कवर क्या होगा? कहां से आप इंटरेस्ट पे करने वाले हैं? क्या बैकअप होगा इंटरेस्ट का? तो ये होता है भाई EBIT। आप आ जाइए एग्जाम्पल में, आपका इंटरेस्ट 1 लाख है और इसका कवर क्या है? EBIT। आप 1 लाख का इंटरेस्ट तभी पे कर पाएंगे जब आपका EBIT होगा। सोचो अगर आपका EBIT 0 हो, विल यू बी एबल टू पे इंटरेस्ट? नो।
भाई अगर इंटरेस्ट पे करना है तो आपको EBIT होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। तो EBIT क्या है, एक तरीके से एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें इंटरेस्ट रखा हुआ है, वो बॉक्स खोलो, इंटरेस्ट निकाल के पे कर दो। सो EBIT इज कवर, ठीक है, ओके। तो अपन को ना इनकम स्टेटमेंट में इजीली दिख जाएगा कि जिसको कवर करना है उसके जस्ट ऊपर क्या मिलेगा आपको, उसका कवर, है ना। तो इंटरेस्ट के जस्ट ऊपर क्या है, उसका कवर, EBIT, है ना। अब इसको अपन ऐसा भी लिख कर देख लेते हैं। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट चुकाना है 1 लाख, ठीक है, और आपका जो EBIT है वो है 3 लाख। तो आंसर कितना आएगा, 3 टाइम्स। ये 3 टाइम्स क्या बता रहा है, ये बता रहा है भाई कि सपोज आप किसी के यहाँ लोन लेने जाते हो, ठीक है। आपने कहा यार सुनो सर, हमको 1 लाख रुपए का लोन दे दो, या 10 लाख रुपए का लोन लेने आया, ठीक है। आपने कहा सर 10 लाख का लोन दे दो। हमने कहा ठीक है बेटा ले लो, लेकिन सुनो 10% का ब्याज देना पड़ेगा। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख। तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है भाई, अगर आपको मैं 10 लाख का लोन दूंगा तो आपको 1 लाख का ब्याज चुकाना पड़ेगा। आपने कहा सर ठीक है चुका देंगे। हमने कहा नहीं, हमें आप पे भरोसा नहीं। तो आपने कहा सुनो सर ऐसा है कि आप हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक कर लो, वो 3 टाइम्स है। इसका मतलब जितना हमें इंटरेस्ट आपको चुकाना है ना, उससे 3 गुना हम कमाने वाले हैं। मतलब हम जब आपको 1 लाख चुकाएंगे ना, तो हम कमाएंगे कितना, हम कमाते कितना है, 3 लाख। तो इसका अंदर 3 लाख में से 1 लाख ही तो देना है, हम आराम से दे देंगे। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा, जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा, उतना ही कम रिस्क रहेगी इंटरेस्ट को ना चुका पाने की। कोई रिस्क ही नहीं, आप आराम से इंटरेस्ट चुका लोगे। अब सपोज आपका यही रेशियो होता 0.5, इसका मतलब आपको 1 लाख चुकाना है और आपके पास 50,000 का EBIT होता है, आप क्या चुकाओगे यार, समझ रहे हो। तो जब भी आप किसी को लोन देते हैं तो एक बार उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट आपको वापस मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट सेफ है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दूसरी बात कर लेते हैं, अगला है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। शॉर्ट में लिखूंगा चलेगा, हाँ सर चलेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो किसको कवर करने की बातें हो रही हैं सर, प्रेफरेंस डिविडेंड को। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जिसको कवर करना है उसको नीचे लिख दिया। अब इसका जो कवर होता है वो ऊपर होता है, तो ऊपर क्या आएगा, चलिए इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड के जस्ट ऊपर क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड चुका पाएंगे, नहीं तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं चुका पाएंगे। तो अगर आपका कवर होगा, आपका बैकअप होगा, तो ही आप प्रेफरेंस डिविडेंड चुका पाएंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या लिख रहा हूं मैं, EAT, ओके। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई आपको 40,000 रुपये जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में चुकाना है, और आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना होता है, नॉर्मली 1,40,000 के आसपास। तो अब एक काम करिए, 1,40,000 को डिवाइड करके देख लीजिए 40,000 से, तो ये कितना आ रहा है, 3.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड चुकाना है उससे 3.5 टाइम्स मैं कमाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा उसको पक्का 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 प्रेफरेंस डिविडेंड तो मिल ही जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं इतना कमाता हूँ यार। भाई आज मान लो मुझे तुम्हें 40,000 रुपये देने हैं प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में, तो यार मैं 1,40,000 कमाता हूँ, मैं आराम से चुका दूंगा। जितना मुझे तुम्हें देना है उससे 3-4 गुना मैं कमाता हूँ, आराम से दे दूंगा, है ना, ओके। तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदने वाले हैं और आपको लग रहा है कि यार प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये जानना, तो एक काम करो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो चेक कर लो किसी भी एंटिटी का, है ना, ओके। और आगे चलते हैं सर, और हमारा तीसरा जो रेशियो है वो है इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। अब तक तो समझ ही गए होंगे, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात समझानी पड़ेगी। देखिए इक्विटी डिविडेंड का कवर कहाँ है, यहाँ है सर, उसके जस्ट ऊपर। आप इक्विटी डिविडेंड तभी पे कर पाएंगे ना जब आपके पास EAES होगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल है कि नहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, अगर होगी तो ही तो उन्हें मिल पाएगी, नहीं तो कैसे मिल पाएगी। सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है या नहीं है फॉर पेइंग इक्विटी डिविडेंड। एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपने 70,000 का इक्विटी डिविडेंड पे करना है और आप कमाते 1 लाख हैं। अब एक काम करिए, 1 लाख को डिवाइड करके देख लीजिए 70,000 से कितना आएगा, 1.42 टाइम्स। इसका मतलब जितना इक्विटी डिविडेंड हमको बांटना होता है उसका 1.42 टाइम्स हम कमाते हैं, हम आराम से पे कर देंगे, है ना। तो ध्यान से, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में आए कैलकुलेट डिविडेंड कवरेज रेशियो, फिर आपके मन में ख्याल आएगा कि यार ये कौन सा वाला रेशियो पूछ रहे हैं, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो पूछ रहे हैं या प्रेफरेंस वाला पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सिंपल बोल दिया डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो आप
कि आपके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप दोनों रेशियो अलग अलग दोनों निकाल दीजिए, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो भी निकालिए और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो भी निकालिए। अभी आप नहीं बता रहे कि कौन सा निकालना है, तो भाई सीधी बात है, हम दोनों निकाल देते हैं ना। ऐसा अंतिम रेशियो, ध्यान से, ये वो रेशियो लिखने वाला हूं जो आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा और जिसके भूलने की संभावनाएं भी बहुत है। नाम है इसका डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अगेन कवर वाला रेशियो है ये भी, है ना, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ओके, ये क्या होता है सर? इस बार किसे नीचे लिखा जाए और किसे ऊपर लिखा जाए, क्या न्यूमरेटर होगा और क्या डिनोमिनेटर होगा? तो नीचे लिख रहा हूं सर डेट। डेट मतलब क्या? दो चीजें हैं। डेट मतलब दो चीजें, कौन कौन सी? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मूलधन प्लस ब्याज। तो सर कवर किसको करना है? डेट को कवर करना है, तो डेट नीचे आएगा। डेट नीचे आएगा मतलब क्या क्या नीचे आएगा? प्रिंसिपल भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। समझ रहे हैं आप? दोनों मैंने अलग अलग लिख दिए अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, है। ओके, अब सवाल है कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, कहां से आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को पे करेंगे। जैसे आप देखिए ऊपर के सारे रेशियोज में देखिए, बताओ इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे? ईबीआईटी से। सोचो ना, अगर 3 लाख में से आपने 1 लाख घटाया था, 2 लाख बचा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 लाख 3 लाख के अंदर शामिल था। ठीक बात है। तो इंटरेस्ट कहां से पे करा आपने? ईबीआईटी से पे करा। ईबीआईटी इंटरेस्ट का बैकअप है। ऐसी प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से पे करोगे आप? अर्निंग आफ्टर टैक्स से पे करोगे। इक्विटी डिविडेंड कहां से पे करोगे? ईएएस से पे करोगे। ऐसे ही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे आप? क्या होगा इनका बैकअप, कहां से पे करेंगे? तो सर सुनिए, बड़ा आसान जवाब तो नहीं है, पर ठीक है, समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। प्रिंसिपल हम कहां से चुकाएंगे? क्या मैं ईबीआईटी से चुका सकता हूं? नो सर। क्यों? ईबीआईटी से इसलिए नहीं चुका सकते क्योंकि देखो, आप ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट घटाते हो, फिर जो अमाउंट बचता है, जैसे अपने केस में 2 लाख बचा, फिर आप टैक्स पे करते हो। ठीक है, ऐसा करते हो आप, है ना, मतलब पहले इंटरेस्ट घटाते हो, फिर जो अमाउंट बचता है उस पर टैक्स लगता है। अब आप सोचो, क्या इनकम टैक्स वाले ऐसा बोल देंगे, एक काम करो आप प्रिंसिपल भी पे कर दो, आप प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर दो, उसके बाद अगर कुछ बचे तो हमें दे देना? नहीं सर, इतने काइंड, इतने दयालु तो इनकम टैक्स वाले नहीं है। तो यह सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझ लो बेटा, आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ कि इंटरेस्ट जो होता है ना, एक अलाउएबल खर्चा होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल का अमाउंट होता है वो एक अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है। आपने किसी से 10 लाख का लोन लिया, उस पर 10% का ब्याज चुकाया 1 लाख, तो इनकम टैक्स की नज़रों में केवल 1 लाख का ही खर्चा है। वो कहेंगे इस 1 लाख के खर्चे को हटा दो और फिर जो प्रॉफिट बचे उस पर टैक्स दे दो, मतलब वो प्रिंसिपल नहीं घटाने लगे। तो कहीं ना कहीं ईबीआईटी तो मैं नहीं लिख सकता, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट ही घटा सकते हो, ऐसा कौन कह रहा है? इनकम टैक्स वाले। प्रिंसिपल आप नहीं घटा सकते हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो मान लो मैंने केवल इंटरेस्ट घटा दिया, ईबीटी आ गया, फिर गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया, अब जो बचा वो तो मेरा प्रॉफिट है ना, अब तो मैं दे सकता हूँ भाई। टैक्स चुकाने के बाद जो पैसा बचता है वो सोलली उस पर किसका अधिकार होता है? ओनर्स का। तो अब ओनर्स को जो करना होगा वो करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो ईएटी एक ऐसा अमाउंट है, ईएटी का हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, एक ऐसा अमाउंट है जिसका आपको जो ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो सर क्या यूज करेंगे, क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है यार बेटा, हमेशा पहले आउटसाइडर्स को अमाउंट चुकाया जाता है और फिर ओनर्स को चुकाया जाता है। तो अगर आपने किसी से लोन लिया है, डेट लिया है, तो पहले आपको उनका प्रिंसिपल चुकाना चाहिए, उसके बाद जो बचे वो आपको अपने लिए बांटना चाहिए, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो उनके लिए। ठीक है, तो देख लीजिए प्रिंसिपल कहाँ से चुकाएंगे। तो अपन ने क्या करा, यहाँ लिख दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक बात, इससे हमें प्रिंसिपल चुकाना है। लेकिन सर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला होगा तो उसके पहले आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा P&L में। हाँ सर, पहले नेट प्रॉफिट निकाला होगा, मतलब सारी रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाला होगा, उसमें टैक्स घटाया होगा। तो सोचो जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो आपने डेबिट साइड में डेप्रीसिएशन भी तो लिखा होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपने डेप्रीसिएशन भी तो घटाया होगा, फिर जो प्रॉफिट बचा होगा उस पर टैक्स दिया होगा। तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे अमाउंट भी घटा दिए होंगे जिनमें कैश गए ही नहीं। समझ रहे हैं आप? जिनमें कैश गया ही नहीं, तो मतलब कैश तो अवेलेबल होगा। तो एक काम करते हैं, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर का। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट तो गया ही नहीं। सपोज ऐसा समझ लो आप कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 10 लाख। ठीक है, अब आपने जब ये 10 लाख निकाला ना, तो आपने कभी डेप्रीसिएशन के भी 2 लाख के खर्चे घटाए थे। अब आप सोचो क्या 2 लाख रुपए सच में कहीं गए होंगे? नहीं गए होंगे। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 10 लाख, लेकिन हकीकत में आपके पास कैश कितना होगा? 12 लाख। क्यों? क्योंकि ये 2 लाख जो आपने घटाया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने में, ये तो किसी को गया ही नहीं, तो ये तो रखा होगा ना।
तो 10 लाख तो है ही, और 2 लाख का और रखा हुआ डेप्रिसिएशन के नाम का कैश, तो टोटल 12 लाख रखा हुआ, तो पूरा 12 लाख हम प्रिंसिपल चुकाने में यूज कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल की जुगाड़ तो सर हमने बना ली, ठीक बात है, पैड प्लस नॉन कैश एक्सपेंस। प्रिंसिपल को चुकाने के लिए बैकअप क्या होगा, पैड प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, या यूं कहूँ कि एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब सर इंटरेस्ट रोने लगा, इंटरेस्ट बोला कि भाई जो नीचे है वो ऊपर तो होना ही चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, क्या इंटरेस्ट ईबीआईटी के अंदर शामिल था? हाँ सर, ईबीआईटी में से आई घटाया तभी तो ईबीटी बचा, इसका मतलब आई ईबीआईटी के अंदर था। देखो ना भाई, ईबीआईटी में से आप आई घटा दी ईबीटी बचता है, इसका मतलब ईबीआईटी के अंदर आई था, ठीक है। ऐसी प्रेफरेंस डिविडेंड ईएटी के अंदर तो होगा, तभी तो देखो ना आपने प्रेफरेंस डिविडेंड 40,000 का हटाया तो ईएटी जो 1,40,000 हुआ करता था ये केवल 1 लाख बचा, इसका मतलब 40,000 कहीं ना कहीं 1,40,000 के अंदर शामिल था। तो इसका मतलब जो अमाउंट हमें कवर करना है कहीं ना कहीं उससे बड़ा ही होगा उसका कवर, है ना, ऊपर जो रखा रहता है। तो इंटरेस्ट का क्या है सर, कहाँ से पे करें? इंटरेस्ट क्या पेड के अंदर होगा? नहीं सर, सोचो ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब निकाला हुआ तो आपने सारे खर्चे घटाए होंगे, सारे खर्चों में इंटरेस्ट भी घटाए हुए, और ऐसे क्या सोचना सर, यही देख लो ना, आपका ये ईएटी है, इसमें इस पर आते आते तो आपने इंटरेस्ट भी घटा चुके हो आप, तो जो नीचे है वो तो ऊपर आएगा ही नहीं, फिर तो फंस जाएंगे अपन। तो फिर क्या करें सर, इंटरेस्ट को हम एक काम करते हैं सर, अलग से लिख देते हैं, ठीक है। ये लिख दिया मैंने इंटरेस्ट अलग से। सर अलग से क्यों लिखा, एक बार और बता दो प्लीज़। सिंपल बात है बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है, इंटरेस्ट उल्टा घट गया है, और जबकि अपने नियम के हिसाब से इस रेशियो में क्या होना चाहिए, जो नीचे है वो ऊपर तो होना ही चाहिए, ठीक बात है। तो फिर इंटरेस्ट तो है ही नहीं पैड के अंदर, तो हमने क्या करा, उसको अलग से लिख दिया है ना। तो कोई ऐसा बहुत भारी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट है तो आप अलग से पूछ लेना, है ना। सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कहाँ से चुकाएंगे, पैड विथ एडजस्टिंग या विथ द एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट को अलग से जोड़ देंगे, है ना। तो कोई भारी डिफिकल्ट तो नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। सो ये है हमारे कवरेज रेशियो, ठीक है, ओके।